हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू पाठशाला विद सुनीता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं। आज हम MPA 11 का यूनिट 5 पढ़ेंगे जो है नियो लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। हिंदी में इसको बोलते हैं नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नियो लिबरलिज्म ने पूरी दुनिया को हिला डाला, पूरी दुनिया को बदल डाला। स्टेट का रोल बदल दिया, इकोनॉमी की परिभाषा बदल दी, सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब में बदलाव लाया। इस लेक्चर में आपको नियो लिबरलिज्म का मीनिंग, बैकग्राउंड, मेजर थिंकर्स जैसे हाइक, नोजिक, फ्राइडमैन, थैचरिज्म, नियोलिबरल व्यू ऑफ स्टेट, इम्पैक्ट, क्रिटिसिज्म, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज बी विद मी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नियोलिबरलिज्म होता क्या है। Neoliberalism is a modern revival of classical liberalism. नियोलिबरलिज्म जो है बेसिकली क्लासिकल जो लिबरल थ्योरी थी उसी का ही मॉडर्न वर्जन है। जब वो चला नहीं तो नियोलिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहता था आपको सब पता ही होगा। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता था इंडिविजुअल फ्रीडम, कि सब लोग बिल्कुल फ्रीडम स्वतंत्र हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट रोल है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। तो लिबरलिज्म आपको पता है बिल्कुल फ्रीडम की बात करता था, पर्सन की बात करता था, ह्यूमन बीइंग की ही बात करता था। उसको इकोनॉमी से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो गवर्नमेंट का रोल चाहता ही नहीं था, उसमें इंटरफेयर ही नहीं चाहता था और फ्री मार्केट चाहता था। जो जैसे चाहे व्यापार करे, कहाँ कहाँ पे करे, किस तरीके से करे, किस चीज़ का करे, मतलब सब कुछ उसको फ्री छूट होनी चाहिए। 1970 में दुनिया के कई कंट्रीज को लगा कि उनका गवर्नमेंट बहुत बड़ा हो गया है। 1970 के आसपास नियोलिबरलिज्म का उदय हुआ था, ये एमर्ज हुआ था फील्ड। तब क्या लगा था कि स्टेट्स बहुत बड़े हो गए हैं बट स्लो काम कर रहे हैं, एक्सपेंसिव बहुत हो रहा है सब कुछ, और एफिशिएंसी बहुत है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो इसने क्या आर्ग्यू किया, मार्केट इज मोर एफिशिएंट देन गवर्नमेंट। लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म ने क्या कहा कि मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट है गवर्नमेंट से भी ज़्यादा। लिबरल में तो गवर्नमेंट एफिशिएंट थी, अब मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। स्टेट शुड विड्रॉ फ्रॉम मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेट को अपना रोल कम कर देना चाहिए, विड्रॉ कर लेनी चाहिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए, जैसे बैंक का प्राइवेटाइजेशन, कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन। डी रेगुलेशन करना चाहिए, बहुत लाइसेंसिंग जो थी उसको ख़त्म करना चाहिए। एंड ग्लोबलाइजेशन शुड बी एक्सपेंडेड, और ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, मतलब व्यापार में पूरे वर्ल्ड में आप अपना ट्रेड कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। पब्लिक सेक्टर शुड बी रिड्यूस्ड, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस्ड कर देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो भी उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज आती हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए, उनके काम को रिड्यूस करना चाहिए। एंड कंपटीशन प्रमोटेड, और कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो भी कंपनी होती है उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, और कंपटीशन के बिना कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। तो नियो लिबरलिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट। नियो लिबरलिज्म ने वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट काम किया। वेलफेयर स्टेट का काम क्या था कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो,
गवर्नमेंट ही लोगों की भलाई के लिए कुछ कर ले, लोगों को कुछ ना करना पड़े, विच हैड बिकम लार्ज, स्लो, इन एफिशिएंट एंड फाइनेंशियली बर्डनसम। तो वेलफेयर स्टेट क्या हो गया था, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे वो, उनमें काम स्लो हो गया था, इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, और फाइनेंशियली सारा कुछ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो गया था। और गवर्नमेंट भी जब तक कोई प्राइवेट सेक्टर के कोई इंडस्ट्रीज नहीं होगी या प्राइवेट सेक्टर में लोग कमाएंगे नहीं तो उनके पास टैक्स नहीं आएगा, तो फिर फाइनेंशियली वीक होती जा रही थी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग नियो लिबरलिज्म को बोलें तो स्मॉल सरकार बिग बाजार, कि सरकार को स्मॉल होना चाहिए और बाजारों को बिग होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ नियो लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव, नियो लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। Neoliberal thought emerged due to several global developments. नियोलिबरलिज्म की अगर बैकग्राउंड को समझना है तो ये एक दिन में नहीं आया, कुछ मेजर रीज़न थे इसके कि ये ग्लोबली डेवलपमेंट हुई इसकी। और वो रीज़न क्या क्या थे? सबसे पहले वेलफेयर स्टेट का फेलियर होना, वेलफेयर स्टेट के क्राइसिस, ये इसका पहला रीज़न था कि नियोलिबरलिज्म कॉन्सेप्ट आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हर जगह वेलफेयर स्टेट्स बने, बट बहुत एक्सपेंसिव था सब कुछ, पर धीरे धीरे ये स्टेट्स बहुत हैवी, एक्सपेंसिव और स्लो हो गए। एक्सपेंसिव क्यों हो गए? सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, फ्री में प्रोवाइड करा रही है, बट सरकार को चलाने के लिए उनके पास पैसा तो है नहीं, तो इसीलिए बहुत एक्सपेंसिव और हैवी हो गया सब कुछ, और काम सारे बहुत स्लो हो गए। टैक्स बर्डन बहुत बढ़ गया, हाई टैक्सेस हो गए, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी हो गई। अब काम उन्हीं का ही हो रहा था जो ब्यूरोक्रेसी को करप्शन देते थे, ब्राइब देते थे, तो ह्यूज ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी और उसकी लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म भी बढ़ती जा रही थी। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी, और इससे क्या हुआ, थिंकर्स ने इस मॉडल को, वेलफेयर स्टेट के मॉडल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सेकेंड रीज़न था इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1970s। 1970s के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो जो आई थी, इस पीरियड को स्टैगफ्लेशन बोला गया। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब कुछ भी बढ़ नहीं रहा था, सब डाउन होता जा रहा था। महंगाई बढ़ती जा रही थी बट काम सब स्लो होते जा रहे थे। इन्फ्लेशन हाई हो जा गया, ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो गई, ऑयल क्राइसिस हुआ उस टाइम में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, फिस्कल क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को घाटा लगने लगा। फिस्कल क्राइसिस होता है तो ईयरली गवर्नमेंट को घाटा जो लगता है उसको फिस्कल क्राइसिस कहते हैं, जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और आमदनी कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट को फिस्कल क्राइसिस होने लगे। गवर्नमेंट फेल टू रिवाइव इकोनॉमीज, गवर्नमेंट अब इकोनॉमीज को रिवाइव ही नहीं कर पा रही थी, उसको बढ़ा ही नहीं पा रही थी, तो ये इसका सेकंड रीज़न था। थर्ड रीज़न था ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, कैपिटल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी। अगर ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है तो पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, कम्पिटिटिव मार्केट्स ओपन हो गई, कंट्रीज एक दूसरे से जो कनेक्ट करने लगे थे उनमें कंपटीशन बढ़ा, इसलिए ओपन मार्केट पॉलिसीज ज़रूरी हो गई थी। नियो लिबरल पॉलिसीज हेल्प्ड कंट्रीज इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। नियो लिबरल पॉलिसीज जो आई, इसी ने ही वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीज को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सिखाया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया था तो हर कंट्रीज को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके ही वर्ल्ड इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे हम लोग। देन फोर्थ रीजन, राइज ऑफ फ्री मार्केट्स इकोनॉमी। इकोनॉमिस्ट्स, फ्री मार्केट थिंकर्स का राइज हुआ। हाइक, फ्राइडमैन, नोजिक जैसे थिंकर्स ने कहा कि गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस से इकोनॉमी स्लो होती है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करेगी तो ये फ्रीडम को हार्म कर रहा है और इकोनॉमी की एफिशिएंसी डाउन होती जा रही है। गवर्नमेंट को
बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ रेगुलेट करना ज़रूरी है। नंबर 5 पे फिर आया सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ यूके एंड यूएसए। पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन यूके और यूएसए में किया गया। थैचर यूके में, मार्केट थैचर जो उनके प्राइम मिनिस्टर थी यूके में आई, और यूएसए में रोनाल्ड रीगन अडॉप्टेड स्ट्रोंग नियो लिबरल पॉलिसी। इन्होंने स्ट्रोंग पॉलिसीज को रिवाइव किया ताकि अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रोंग कर सके। ओरिजिन ऑफ नियो लिबरलिज्म, इसके थिंकर्स कौन कौन थे इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें 3 थिंकर फेमस थे, हाइक, नोजिक और फ्राइडमैन। तो हाइक ने क्या बोला, उन्होंने एक बुक लिखी थी द रोड टू सफडम। हाइक ने क्या कहा, गवर्नमेंट प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम। गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है वो फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। मार्केट के पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है। स्टेट रोल को, मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम, गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग करे जो सारी फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा रोक दे। मार्केट को फ्री हो जाना चाहिए, कॉम्पिटिटिव हो जाना चाहिए, स्टेट के रोल को लिमिटेड हो जाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कंपटीशन को मेंटेन करना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी जितनी बड़ी होगी काम उतना ही स्लो होगा। जैसे आपको पता है अगर घर में एक काम करने के लिए ज़्यादा लोग होंगे तो वो काम उतना ही स्लो हो जाता है, सबको लगता है वो कर लेगा वो कर लेगा वो कर लेगा। तो ब्यूरोक्रेसी पर एक लिमिट की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो होता है वो इनोवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लोग जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे उतना ही ये लोगों को काम नहीं करने देंगे, उन पे बेहिसाब रेगुलेशन रूल्स बनाते रहेंगे, तो उसको लिमिटेड होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो होते हैं तो इसको हम नियो लिबरलिज्म का ओरिजिन ही बोलेंगे। देन आया रॉबर्ट नोजिक, इन्होंने अपनी बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया ये कॉन्सेप्ट दिया नोज़ाइक ने। ये बुक जो थी इसमें इन्होंने नियो लिबरलिज्म के बारे में बताया। सपोर्ट्स मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। स्टेट को नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोला। जैसे नाइट वॉचमैन क्या करता है, सिर्फ देखता रहता है कि कोई अंदर नहीं आ जाए, कोई नुकसान नहीं कर जाए, अदरवाइज उसका और कोई रोल नहीं होता। तो मिनिमल स्टेट होना चाहिए। स्टेट शुड ओनली प्रिवेंट फोर्स, मतलब स्टेट्स को क्या करना चाहिए, 3 काम। स्टेट का काम बस 3 चीज़ें, फोर्स को प्रोटेक्शन करना है, फोर्स नहीं होनी चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बस इन्हीं चीज़ों से बचाना है स्टेट ने। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। जब वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सरकार लोगों से टैक्स लेती है, फिर उसी पैसे से वेलफेयर की स्कीम्स चालू करती हैं। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल लिबर्टी ख़त्म होती है। ये रॉबर्ट नोज़ाइक का कहना था। इंडिविजुअल लिबर्टी कैसे ख़त्म होती है कि सरकार जब सब कुछ फ्री में देना शुरू कर देगी तो इंडिविजुअल कुछ काम ही नहीं करते। जब वो काम ही नहीं करेंगे तो लिबर्टी का क्या होगा उनके पास। मतलब लिबर्टी तो होती है कि काम करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को वायलेट कर रहे थे, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। थर्ड आए थे मिल्टन फ्राइडमैन। पता हर थिंकर ने अपनी अपनी तरफ से नियो लिबरलिज्म का ओरिजिन बताया कि किन किन चीज़ों से और कैसे कैसे नियो लिबरलिज्म आ रहा है। लीडर ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मिल्टन फ्राइडमैन क्या थे, शिकागो स्कूल के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने मॉनेटरिज्म को प्रमोट किया। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब मनी सप्लाई को रोक दो, नए नोट छापना बंद कर दो, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रुक जाएगा। उनके हिसाब से महंगाई की दर रुक जाएगी। उन्होंने किस चीज़ में बिलीव किया कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, फ्री मार्केट्स होनी चाहिए जहाँ पर कोई बहुत रूल्स नहीं होने चाहिए,
डीरेगुलेशन होना चाहिए, मतलब लाइसेंसिंग या कोई बैन है उन सबको ख़त्म हो जाना चाहिए। रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को कम खर्चे करने चाहिए, फिजूल खर्चे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। टैक्स को कट करना चाहिए। वेलफेयर पॉलिसीज़ मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, उनका कहना था कि जो वेलफेयर की पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्कीम्स देते हैं, वो लोगों को स्टेट पर डिपेंडेंट कर देती है, तो उन इतना वेलफेयर की पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना था कि इंडिविजुअल अपने पैसे का बेस्ट यूज़ जानता है, गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि पैसे को कैसे खर्च करना है, पर लोगों को पता है कि अपने पैसे को कैसे खर्च करना है। तो ये क्या था, सब नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट का ओरिजिन था, कि इन पॉइंट से पता चला कि नियो लिबरलिज्म आ रहा है। उसके बाद थैचरवाद, जिसको बोलते हैं थैचरिज्म। थैचरिज्म का मतलब है मार्गरेट थैचर की पॉलिसीज, जो यूके की पीएम रही थी 1979 से 1990 तक। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नियो लिबरल आइडियोलॉजी। ये नियो लिबरलिज्म का स्ट्रोंगेस्ट प्रैक्टिकल मॉडल माना जाता है। पता नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर कहीं से आया तो उसका ओरिजिन का स्ट्रोंग पॉइंट थैचरिज्म ही था। और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? मास प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। ब्रिटिश एयरवेज को कर दिया उन्होंने, टेलीकॉम को कर दिया, स्टील सब प्राइवेटाइज हुए, मतलब स्टील हब्स जो थे वो सारे प्राइवेटाइज हो गए। ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करो, उनका कहना था कि ट्रेड यूनियंस नहीं बननी चाहिए, ट्रेड यूनियन बन जाती है तो वो काम ही नहीं करने देती। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर वर्कर्स यूनियन टू प्रिवेंट स्ट्राइक्स एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है तो ट्रेड यूनियंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर रोज़ स्ट्राइक्स पे रहते हैं, हर रोज़ अपने डिमांड्स लेकर आते रहते, वो काम ही नहीं करने दे रहे थे। रिडक्शन ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग में कट होना चाहिए, वेलफेयर और सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए। फ्री मार्केट फोकस होना चाहिए, मार्केट में कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन एवरीवेयर, सब जगह कंपटीशन ही कंपटीशन दिखाई देना चाहिए। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंस, इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल सेक्टर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए, डी रेगुलेट कर दिया जाए, लाइसेंसिंग्स बैन सब हटा दिए जाएं। लंदन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, उस टाइम लंदन एक फाइनेंशियल हब बन गया था। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए। पीपल मस्ट रिलाई ऑन देमसेल्व्स, लोग अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर विश्वास करें, गवर्नमेंट पर नहीं, मतलब लोगों को जो करना है वो खुद करे, गवर्नमेंट के भरोसे ना रहे। ये थैचर के पॉइंट्स थे। और थैचरिज्म मैटर क्यों करता है, क्यों थैचरिज्म को हमने न्यू लिबरल पॉलिसी का स्ट्रोंग ओरिजिन करने वाला माना था? बिकॉज इट बिकम अ मॉडल फॉर मैनी कंट्रीज, ये बहुत सारी कंट्रीज के लिए मॉडल बन गया था। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसने इन्फ्लुएंस किया, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो इसीलिए थैचरिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थैचर ने कौन कौन से पॉइंट दिए थे, ऑलमोस्ट सब ने सेम पॉइंट्स दिए थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े से मेन पॉइंट है, ज़्यादा है भी नहीं। नियो लिबरल व्यू ऑफ स्टेट, स्टेट का नियो लिबरल व्यू क्या था? नियो लिबरलिज्म स्टेट को एक एम्पायर की तरह देखते हैं, प्लेयर की तरह नहीं। नियो लिबरलिज्म में जो इस स्टेट को क्या बनाया था? एम्पायर। एम्पायर क्या होता है? एक राजघराना जहाँ राजा लोग हैं, एक प्लेयर नहीं था स्टेट कोई, मतलब वो हर जगह अपनी टांग अड़ाए रखे, ऐसा ज़रूरी नहीं था। एम्पायर राजाओं की तरह बैठ कर राज करे बस, नॉट लाइक अ प्लेयर, खेले नहीं। स्टेट शुड नॉट डू, स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए? पब्लिक एंटरप्राइज को नहीं चलाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए, सब्सिडीज़
नहीं बांटनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, सब्सिडीज़ पर, प्राइसेस पर कंट्रोल करना चाहिए, लार्ज ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी को या उसके नंबर्स को लिमिट करना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंटरफेयर इन को कम करना चाहिए, इंटरफेयर इन बिजनेस जो है उसको कम कर देना चाहिए। और स्टेट शुड डू, क्या करना चाहिए स्टेट को? प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, एसेंशियल थिंग्स पर रेगुलेट करे, कंपटीशन को प्रमोट करे, ओपन इकोनॉमी टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, किस कंट्री का कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ये सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए। एनकरेज प्राइवेट इनिशिएटिव, अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ करना चाहता है तो उसको एनकरेज करना चाहिए। ये मॉडल कहता है कि रोल बैक ऑफ द स्टेट को अपने रोल को थोड़ा बैक फुट पर ले आना चाहिए, फ्रंट फुट पर अगर नहीं खेलना है। रोल आउट ऑफ द मार्केट, और जो मार्केट्स हैं उनको आगे आना चाहिए, मार्केट आगे आकर अपने रोल को निभाए और नियो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को और प्रिवेल करे। इम्पैक्ट ऑफ नियो लिबरलिज्म, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर नियो लिबरल कोई भी चीज़ आती है तो उसका एक कुछ इम्पैक्ट भी आता है। तो इम्पैक्ट क्या था? नियो लिबरलिज्म का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसने ग्लोबली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया। और क्या क्या पॉइंट्स आए थे इसमें? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, राइज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, अब मैनेजमेंट वर्ड यूज़ हो गया था। पर थोड़ा ध्यान देना इस पर, पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कैसा होता है? जैसे एक इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होता है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, उस तरह से देश को भी चलाने के लिए कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। और मैनेजमेंट में क्या क्या था? प्राइवेट सेक्टर टेक्निक्स इन गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर जैसी टेक्निक्स को लाना चाहिए। परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना चाहिए, उनको मेजर करना चाहिए। एफिशिएंसी पर फोकस देना चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं है कि 9 to 5 एक सरकारी इंडस्ट्री खुलेगी, लोग काम करें नहीं करें, सैलरी पहुंची जाएगी, पेंशन पहुंची जाएगी, नहीं, एफिशिएंसी पर भी फोकस करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी होनी चाहिए, परमानेंट जॉब्स की सारी जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ जॉब्स जो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हिसाब से होनी चाहिए। कंपटीशन इन पब्लिक सर्विसेज में भी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कंपटीशन ना हो तो कोई भी आ जाता है। जब कंपटीशन होगा तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंटेलेक्चुअल लोग ही आएंगे। एंड देन डाउन साइजिंग, ब्यूरोक्रेसी को डाउन साइज भी कर देना चाहिए, उनके साइज को भी रिड्यूस कर देना चाहिए। सेकंड आया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जैसे एयरलाइंस, टेलीकॉम, एनर्जीज, ट्रांसपोर्ट, मूव फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। डीरेगुलेशन, बिजनेस के अननेसेसरी रूल्स कम कर दिए जाएं, उनके बैन खत्म कर दिए जाएं। ई गवर्नेंस आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, बस गवर्नमेंट का काम ऑफिस घूम कर करने की बजाय क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से किया जाए, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जाए, आईटी यूज़ करके क्विक और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज दी जाए। जैसे पासपोर्ट के लिए आजकल घर पे पोर्टल खुल जाता है, लाइसेंस बना सकते हो, आधार बना सकते हो, तो ये कोई भी सर्विस, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो इसकी सर्विस डिलीवरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर से ही हो जानी चाहिए। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर और
ताकि बढ़िया बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और सर्विस की डिलीवरी कर सकें। दोनों अगर मिलकर करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन, एफिशिएंसी सब कुछ होता है। गवर्नमेंट अगर उनके साथ मिलकर काम करेगी तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी सर्विसेज होंगी। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिटीजन को क्लाइंट कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनको कुछ भी दे देना चाहिए। उनको क्लाइंट मतलब जैसे क्लाइंट्स की डिमांड होती है वैसे सिटीजन्स की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह कि कुछ देना है दे दो, ऐसा सोचकर नहीं, बल्कि ये सोचना कि उनको चाहिए क्या वो दिया जाए। तो कस्टमर्स और सिटीजन्स को क्लाइंट की तरह ट्रीट किया जाए। रिडक्शन ऑफ रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म होता है लाल फीताशाही, जिसमें करप्शन बहुत है। ब्यूरोक्रेसी में ये लोग अपनी पावर का बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स अपनाए जाने चाहिए। अननेसेसरली जो इनकी हायरार्की है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल बाउंड सिस्टम से की बजाय, मतलब रूल से ही चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम बनाना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? नियोलिबरलिज्म को पढ़ा। फिर हम नियोलिबरलिज्म क्या था? मार्केट ओरिएंटेड पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। मिनिमल स्टेट, लिमिटेड गवर्नमेंट था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि ऑनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में दे दे। डीरेगुलेशन का मतलब था कंट्रोल्स को रिमूव किया जाए, लाइसेंसिंग को, बैन्स को हटाया जाए। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए। और कंपटीशन क्या था? बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। अब कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी थे, शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। क्रिटिसिज्म ऑफ नियोलिबरलिज्म, नियोलिबरलिज्म के कुछ सीरियस क्रिटिसिज्म भी आए। कोई भी चीज़ आएगी क्रिटिसिज्म उसके साथ आते हैं। तो सबसे पहले क्या था? इनइक्वालिटी बढ़ती है, रिच होता जा रहा है, पुअर और पुअर होता जा रहा है। क्योंकि सब कुछ फ्री कर दिया तो क्या है, जो काम का जो पहले से ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं। वेलफेयर स्टेट वीक होता जा रहा था। हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स में बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी थी। जॉब इनसिक्योरिटी हो गई थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो गई थी बहुत सारी। तो उस चक्कर में जो परमानेंट जॉब्स थी वो नहीं लग रही थी, जॉब्स की कमी हो गई थी। तो जॉब इनसिक्योरिटी थी, मतलब कभी भी किसी को भी हटाया जा सकता। जब चीज़ें प्राइवेट हाथों में आ जाती है तो जॉब सिक्योर नहीं रहती। आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, बट प्राइवेटाइजेशन होने से जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। फिर आउटसोर्सिंग हो रहा था कि काम बाहर भी करा सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हायर करी जा रही थी, तो जॉब सिक्योर नहीं थी। प्राइवेट मोनोपली का डेंजर हो गया था, मतलब प्राइवेट लोगों की मोनोपली हो गई थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की। बिग कंपनीज़ को प्राइवेट डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट फेल होती जा रही थी। रूरल एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर सर्विस देता ही नहीं, वहाँ तक चीज़ें पहुँचती ही नहीं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। सोशल जस्टिस इशू आ रहे थे। पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, या जो हाशिए से बाहर लोग होते हैं, या जो सफ़र कर रहे होते हैं, लोग बैकफुट पर आते जा रहे थे। मतलब उन लोगों के लिए ना काम था, ना गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, ना सब्सिडीज थी, मतलब वो लोग और भी बैक फुट पर जाते जा रहे थे। आज हमने नियोलिबरलिज्म का मीनिंग, बैकग्राउंड, थिंकर्स, थैचरिज्म, स्टेट का रोल, इम्पैक्ट, क्रिटिसिज्म सब डिटेल में समझा। नियोलिबरलिज्म ने गवर्नमेंट को स्मॉल और मार्केट को स्ट्रोंग बनाने की डिमांड की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीएम आया, प्राइवेटाइजेशन आया, डीरेगुलेशन आया, पीपीपी मॉडल आया। तो ये सारा नियोलिबरलिज्म की ही देन थी। अभी लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।